यहां पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन आपसे डिस्कस करके जा रहे हैं। क्या हमने ये बताया कि धरती की उत्पत्ति से लेके वर्तमान समय तक लगातार धरती की जियोलॉजिकल कंडीशन थी वो बदलती रही, इसका एटमॉस्फेयर बदलता रहा, इसलिए अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरह के फ्लोरा एंड फौना अर्थ पे उपस्थित थे। तो हम यहां पे बात करते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स आए, उन वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशनरी ट्री जो था वो कैसा था, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनके क्रम के बारे में बात करते हैं। बच्चे देखिए, सबसे पहले मानते हैं कि धरती पे कुछ अर्ली रेप्टाइल्स आए। वो जो अर्ली रेप्टाइल्स थे, उन अर्ली रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई थी, वो हुई थी बेटा उभयचरों से। उन अर्ली रेप्टाइल्स की उत्पत्ति किससे हुई थी? उन अर्ली रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई थी उभयचरों से। अब वो अर्ली रेप्टाइल्स जो थे, उन अर्ली रेप्टाइल्स के दो ग्रुप थे। पहला ग्रुप है सौरोप्सिड्स, पहला ग्रुप है सौरोप्सिड्स एंड दूसरा है मेरे पास साइनेप्सिड्स। दो ग्रुप थे, पहला ग्रुप सौरोप्सिड्स, दूसरा ग्रुप साइनेप्सिड्स। अब पहले बात करते हैं सौरोप्सिड्स के बारे में। बच्चे देखिए, ये सौरोप्सिड्स जो थे, इन्होंने आगे चल के बनाया, सबसे पहले रेप्टाइल बनाए, वो बनाए टर्टल। तो सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई थी? टर्टल की। और वर्तमान में भी धरती पर टर्टल उपस्थित है, हाँ कि ना? तो जो मेरे पास सौरोप्सिड्स हैं, इन सौरोप्सिड्स से सबसे पहले क्या आया था? टर्टल। टर्टल के बाद आई थी लिजर्ड्स, दैट इज छिपकली। छिपकली के बाद आए थे स्नेक्स, दैट इज सांप। सांप के बाद आया था टुआट्रा। टुआट्रा आया था, हाँ कि ना? तो ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। धरती पे सबसे पहले आया टर्टल, टर्टल के बाद आया छिपकली, छिपकली के बाद आया स्नेक, सांप, सांप के बाद आया टुआट्रा। फिर इन सौरोप्सिड से ही थीकोडोंट एंसिस्टर्स की उत्पत्ति हुई। थीकोडोंट एंसिस्टर्स वो रेप्टाइल्स थे जिनके दांत हम मैमल्स के दांतों के समान थे, और उन थीकोडोंट रेप्टाइल्स ने सबसे पहले बनाया, वो बनाया बेटा क्रोकोडाइल, दैट इज मगरमच्छ। क्या बनाया? मगरमच्छ। तो ध्यान रखना, जब भी इनमें पूछे कि टर्टल, लिजर्ड दैट इज छिपकली, स्नेक, सांप, टुआट्रा और क्रोकोडाइल में सबसे विकसित रेप्टाइल कौन सा है, तो ध्यान रखना जब हम यहां से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ज्यादा विकसित द्वीप आते जा रहे हैं, तो ध्यान रखना सबसे विकसित, जो सबसे एडवांस जो रेप्टाइल है वो कौन सा है? वो मेरे पास है क्रोकोडाइल। क्या है? क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल वो था जो कि स्तनधारियों से सबसे ज्यादा समानता दर्शा रहा था। चलूंगा आगे, यहां तक की बात क्लियर है। फिर क्या हुआ? इन थीकोडोंट एंसिस्टर ने आगे चल के निर्माण किया डायनासोर का। किसका निर्माण किया? डायनासोर का। तो ध्यान रखना, ये क्रोकोडाइल तो वर्तमान में भी धरती पे है, लेकिन ये डायनासोर आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले ये धरती से क्या हो गए? विलुप्त। ये धरती से क्या हो गए? विलुप्त। ध्यान रखना, डायनासोर की उत्पत्ति तो क्रोकोडाइल्स के बाद हुई थी, लेकिन वो क्रोकोडाइल से भी पहले धरती से क्या हो गए? विलुप्त हो गए। फिर ये थीकोडोंट एंसिस्टर से बना था आर्कियोप्टेरिक्स। क्या बना था? आर्कियोप्टेरिक्स। आपको बता दूं कि ये आर्कियोप्टेरिक्स है, ये भी धरती से विलुप्त हो चुका है। ये भी धरती से क्या हो चुका है? विलुप्त। और इस आर्कियोप्टेरिक्स को ही बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं सरीसृपों तथा पक्षियों की योजक कड़ी। किसको बोलते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स को। तो ध्यान रखना, आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति जो हुई थी वो क्रोकोडाइल और डायनासोर के बाद हुई थी, हाँ कि ना? इन तीनों की उत्पत्ति हुई थी वो थीकोडोंट एंसिस्टर से हुई थी, परंतु डायनासोर तथा आर्कियोप्टेरिक्स क्या हो गए? विलुप्त। लेकिन क्रोकोडाइल अभी भी धरती पर उपस्थित है। चलो भैया हम आगे। फिर ये जो आर्कियोप्टेरिक्स थे, इन आर्कियोप्टेरिक्स से उत्पत्ति हुई पक्षियों की। किसकी उत्पत्ति हुई? पक्षियों की। और आर्कियोप्टेरिक्स क्या थे? आर्कियोप्टेरिक्स थे सरीसृप, रेप्टाइल। तो मैं कह दूं कि पक्षियों की उत्पत्ति रेप्टाइल से हुई थी, हाँ कि ना? चलो आगे। फिर क्या हुआ? अर्ली रेप्टाइल्स का दूसरा ग्रुप था, वो था साइनेप्सिड्स। कौन सा था? साइनेप्सिड्स। ये साइनेप्सिड्स जो थे, इन्होंने आगे जाके निर्माण किया, वो किया पिलाइकोसोरस का।
किसका? पेलिकोसोरस का या पिलाइकोसोरस का? ये जो पेलिकोसोरस जो था, इनका किया इन्होंने निर्माण। इन पेलिकोसोरस से निर्माण हुआ थेरेप्सिड्स का। आपको बता दूं कि ये जो थेरेप्सिड्स थे, थेरेप्सिड्स से इनके दांत हम मैमल्स की तरह थे, थीकोडोंट तथा हिट्रोडोंट। थीकोडोंट तथा हिट्रोडोंट मतलब गर्तदंती तथा विषमदंती। कैसे थे? ये थे गर्तदंती तथा विषमदंती, इसलिए हम इनको बोलते थे स्तनधारियों के समान रेप्टाइल्स। तो जब भी बोले कि बताओ स्तनधारियों के समान रेप्टाइल्स कौन से थे, तो आप कहोगे थेरेप्सिड्स थे। और इन थेरेप्सिड्स ने ही आगे चल के किसका निर्माण किया? मैमल्स का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? मैमल्स का। तो याद रहे, पक्षियों की उत्पत्ति भी किससे हुई? रेप्टाइल्स से। मैमल्स की उत्पत्ति भी किससे हुई? रेप्टाइल्स से। लेकिन पक्षियों की उत्पत्ति सोरेप्सिड्स की तरह के रेप्टाइल से हुई, जबकि स्तनधारियों की उत्पत्ति साइनेप्सिड्स की तरह के रेप्टाइल से हुई। तो अब पूछे कि बताओ इनकी उत्पत्ति का क्रम क्या था, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले टर्टल, उसके बाद लिजर्ड, उसके बाद स्नेक, उसके बाद टुअटरा, उसके बाद क्रोकोडाइल, उसके बाद डायनासोर जो विलुप्त हो गया, उसके बाद आर्कियोप्टेरिक्स जो विलुप्त हो गया, उससे क्या बन गया? पक्षी। पक्षियों के बाद आए मैमल्स। हाँ कि ना? चलो मैं आगे। तो ये बिल्कुल फ्लो चार्ट एनसीईआरटी ने दिया गया है, आप इसको ढंग से याद कर लेना। वो पूछ लेगा निम्न में से कौन सा जीवों की उत्पत्ति का सही क्रम है। तो ध्यान रखना, पहले टर्टल, फिर लिजर्ड, फिर स्नेक, फिर टुअट्रा, फिर क्रोकोडाइल, ये सीक्वेंस याद रखना। चलो मैं आगे। हाँ कि ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास बात थी कि यार हमने इवोल्यूशन में हमने बात किया कार्बनिक उद्दीपक विकास का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सर्वमान्य प्रमाण जीवाश्म का प्रमाण, और उसमें हमने जीवाश्म की आयु के निर्धारण में भी के बारे में भी बात कर ली। हमने वर्टिब्रेट्स जो थे उनके इवोल्यूशनरी ट्री के बारे में भी बात कर ली। तो अब हम पूरा का पूरा जो इवोल्यूशन था उसकी एक छोटी सी समरी बना लेते हैं और उसको संक्षिप्त में पढ़ते हैं। कहा है कि ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, की इवोल्यूशन का एक संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त में पूरा का पूरा इवोल्यूशन कैसे हुआ हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो मैं आगे, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी लगभग 20 अरब वर्ष पहले। हाँ कि ना? फिर अपना जो सोलर तंत्र था, अपनी जो पृथ्वी थी, उसकी उत्पत्ति हुई थी 4.5 अरब वर्ष पहले। उसके बाद धरती पे पहला जीवन आया था, वो आया था 4 अरब वर्ष पहले। हमने बताया था कि धरती पे सबसे पहला अकोशिकीय जीवन आया था, वो आया था 3 अरब वर्ष पहले। धरती पे सबसे पहला कोशिकीय जीवन आया था, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आया था, वो आया था 2 अरब वर्ष पहले। और धरती पे सबसे पहली यूकैरियोटिक सेल आई थी, वो आई थी 1.5 अरब वर्ष पहले। हाँ कि ना? तो शुरुआत करता हूं, देखना। हमने बात किया कि पृथ्वी पर प्रथम कोशिकीय जीव प्रकट कब हुआ था। प्रथम कोशिकीय जीव एक कोशिकीय प्रोकैरियोट था जिसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 2 बिलियन ईयर्स। बिलियन ईयर्स का मतलब बेटा अरब वर्ष पूर्व। बिलियन ईयर्स का मतलब अरब वर्ष पूर्व। 2 अरब वर्ष पूर्व या 2000 मिलियन ईयर्स पूर्व। 2000 मिलियन, मैंने बताया था 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख और 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब। चलो भैया मैं आगे। फिर क्या हुआ? फिर इनके बाद अपने पास आए अकशेरुकी जीव। अपने पास जो अकशेरुकी जीव थी, उन अकशेरुकी जीवों की उत्पत्ति हुई थी आज से लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब मिलियन वर्ष पूर्व। मैं लिख देता हूं, इसका मतलब है मिलियन
वर्ष पूर्व। तो अकशेरुकी जीवों की उत्पत्ति कब हुई थी? 500 मिलियन वर्ष पूर्व। चलो भैया मैं आगे, हाँ कि ना? नेक्स्ट, अपने पास जबड़े रहित मछलियां। बेटा जबड़े रहित मछलियां आपने जंतु जग पढ़ा था, ये मेरे पास है साइक्लोस्टोमेटा की मेंबर। तो मैंने बोला ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है साइक्लोस्टोमेटा की मेंबर। ये जबड़े रहित मछलियां जो थी, इन जबड़े रहित मछलियों की उत्पत्ति जो हुई थी, वो उत्पत्ति हुई थी आज से लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व। आज से लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व आई थी अपने पास जबड़े रहित मछलियां। चले, इन जबड़े रहित मछलियों की उत्पत्ति के लगभग 30 मिलियन वर्ष बाद, 30 मिलियन वर्ष बाद मतलब लगभग 320 मिलियन वर्ष पहले, 320 मिलियन वर्ष पहले हमने क्या देखा कि समुद्र के अंदर कुछ खरपतवार और कुछ पादप उत्पन्न हुए। समुद्र के अंदर क्या उत्पन्न हुए? कुछ खरपतवार तथा कुछ पादप। तो ध्यान रखना, समुद्री खरपतवार एवं कुछ पादप की उत्पत्ति हुई थी कब? 320 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब जबड़े रहित मछलियों की उत्पत्ति के बाद। जबड़े रहित मछलियों की उत्पत्ति के बाद। चले, ये जबड़े रहित मछलियां जो थी, इन जबड़े रहित मछलियों से ही उस टाइम पे उत्पत्ति हुई थी। वो हुई थी सिलाकेंथ, जिसको बोलते हैं लोब फिन मछलियां। ये लोब फिन मछलियां जो है, ये इनकी उत्पत्ति किससे हुई? जबड़े रहित मछलियों से, साइक्लोस्टोमेटा से। और ये लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले, मतलब जिस टाइम पे जबड़े रहित मछलियों की उत्पत्ति हुई थी, लगभग उसी टाइम पे ये सिलाकेंथ जो थी, ये सिलाकेंथ कहां आई? पानी में से निकलकर धरती पे आई और धरती पर से फिर वापस कहां चली गई? पानी में चली गई। पानी में हुई थी उत्पत्ति मछलियों की, पानी में से निकल के वो आई धरती पे, थोड़ी देर धरती पे रुकी और फिर वापस कहां चली गई? पानी में चली गई। क्यों? क्योंकि इसके शरीर में ऐसे अनुकूलन नहीं थे कि ये बहुत लंबे समय तक पानी से बाहर रह पाए। मेरी बात क्लियर है? इसलिए वापस कहां चली गई? पानी में चली गई। और हमारे वैज्ञानिक लोग ऐसे समझते रहे कि ये जो सिलाकेंथ है, लोब फिन मछली है, जिसके फिन जो है वो बहुत ताकतवर है, ये मछली अब धरती पर से विलुप्त हो चुकी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सा इंसिडेंट हुआ। क्या हुआ कि 1938 में दक्षिणी अफ्रीका में इस मछली को पकड़ा गया। कहां पकड़ा गया? 1938 में दक्षिणी अफ्रीका में ये जो सिलाकेंथ है, इस सिलाकेंथ को पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि सिलाकेंथ धरती पर से विलुप्त नहीं हुई है, सिलाकेंथ अभी भी धरती पे उपस्थित है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सिलाकेंथ एक जीवित जीवाश्म है। क्या है बेटा? एक सिलाकेंथ एक जीवित जीवाश्म है। ध्यान रखना, सिलाकेंथ एक जीवित जीवाश्म है। चलें, अब एक सवाल बहुत फेमस सा पूछेगा। क्या पूछेगा? कि अभी तक की जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले सिलाकेंथ मछली ऐसी थी, सबसे पहली जंतु थी जो जल में से निकलकर बाहर स्थल पे आई। हाँ कि ना? तो अगर कहे कि पहला जीव कौन सा था, पहला वर्ड पे ध्यान देना, जीव, मैंने जंतु नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं पहला जीव कौन सा था धरती पे जो पानी में से निकल के धरती पे आया, तो कहोगे पहला जीव जो था वो कोई जंतु नहीं था, वो क्या था? पादप था। सबसे पहला जीव जो पानी में से निकल के धरती पे आया, स्थल पे आया, वो जंतु नहीं था, वो क्या था? पादप। इन सिलाकेंथ से भी पहले ब्रायोफाइट्स, ये मोसिज जो थे, ये मोसिज पानी में से निकलकर कहां आए थे? धरती पे आए थे। तो धरती पे आने वाला सबसे पहला जीव जो था वो थे पादप। और पादप में भी कौन से? ब्रायोफाइट्स, दैट इज मोसिज। मेरी बात क्लियर है? और मोसिज के बाद आई थी मेरे पास सिलाकेंथ। चले भैया, अब हमने कहा कि सिलाकेंथ ने खास काम किया था।
सिलाकैंथ ने क्या काम किया था कि सिलाकैंथ पानी से निकल के धरती पे आई। धरती पे इसने देखा कि अपन ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए वापस पानी में चली गई। हाँ कि ना? मतलब सिलाकैंथ वो सबसे पहला जंतु था, वो सबसे पहला वर्टिब्रेट था जो सबसे पहले स्थल पे आया, लेकिन वो सफलता पूर्वक स्थल पे जीवन यापन करने में असमर्थ था। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सिलाकैंथ ने ही, इस लॉग फिनफिश ने ही आगे चलकर उभयचर जंतुओं का निर्माण किया। तो उभयचर जंतुओं की उत्पत्ति किससे हुई? सिलाकैंथ से। तो इसीलिए लिख रखा है सिलाकैंथ या पाली पंख मछलियां जो थी उनसे किसकी उत्पत्ति हुई बेटा? उनसे उत्पत्ति हुई उभयचरों की। और उन उभयचरों में वर्तमान के उभयचर जिनमें अपने पास है मेंढक, सैलामेंडर, ये आदि वर्तमान के उभयचर जो है, इनका पूर्वज जो है, वो पूर्वज कौन है? वो इनका पूर्वज है ये सिलाकैंथ मछली। इनका पूर्वज कौन है? वो है सिलाकैंथ मछली। हाँ कि ना? अब हुआ क्या? अब अपने पास इन उभयचरों की उत्पत्ति हो गई। ये उभयचर जो थे, इन उभयचरों की खास बात थी क्या कि ये उभयचर जो थे, ये उभयचर धरती पे रह तो पा रहे थे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए जल की क्या थी? जरूरत। उत्पत्ति हुई और इन्हें प्रजनन के लिए जल आवश्यक था। इनके साथ क्या दिक्कत थी कि प्रजनन के लिए जल आवश्यक था। मतलब प्रजनन करने के लिए इन उभयचरों को वापस कहां जाना पड़ रहा था? जल में जाना पड़ रहा था। क्यों? मजबूरी। पहली मजबूरी ये कि ये जो उभयचर थे, इनमें निषेचन हो रहा था, वो हो रहा था बाह्य निषेचन। और बाह्य निषेचन किसके अंदर हो रहा था? पानी के अंदर। पहली बात। दूसरी बात, ये उभयचर जो अंडा दे रहे थे, उन अंडे के चारों तरफ सेल, कवच जो था, वो कवच अनुपस्थित था। कवच क्या था? अनुपस्थित। अगर ये वो अंडा जो थे, वो अंडा स्थल पर देते तो उस अंडे के ऊपर सुरक्षात्मक कवच नहीं था। तो जो ही ऊपर से सूर्य की किरणें आती तो सूर्य की किरणों की वजह से उस अंडे में उपस्थित पानी सारा का सारा भाप बन के उड़ जाता, और पानी भाप बन के उड़ जाता तो पानी की कमी की वजह से उसके अंदर पल रहे भ्रूण की मृत्यु हो जाती। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब कि अगर इन्हें स्थल पर जिंदा रहना था तो किसी भी तरह से एक खास चीज तो इसमें होनी चाहिए थी कि इसके अंडे के चारों तरफ मोटा कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का कवच रहे, ताकि ये पानी के लॉस को, जल की हानि को रोक पाए। अगर ऐसा हो जाता तो उभयचर क्या हो जाते? ये सफलतापूर्वक जीवन यापन कर लेते पानी से बाहर। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर क्या हुआ? इन उभयचरों से उत्पत्ति हुई, वो उत्पत्ति हुई सरीसृपों की। उभयचरों से किसकी उत्पत्ति हुई? इन उभयचरों से उत्पत्ति हुई, वो उत्पत्ति हुई सरीसृपों की, रेप्टाइल्स की। और रेप्टाइल का अंडा जो था, उस अंडे के चारों तरफ क्या था बेटा? मोटा कवच। मोटा कवच। ये मोटा कवच का क्या फायदा हुआ? अब सूर्य की किरण जब इस अंडे पर आके पड़ेगी तो सूर्य की किरण की वजह से अब इस अंडे में से जल की हानि नहीं होगी। तो ये मोटा कवच क्या कर रहा था? जल की हानि को क्या कर रहा था? बोलो। जल की हानि को रोक रहा था। क्या कर रहा था भैया? ये मोटा कवच जल की हानि को रोकने का काम कर रहा था। हाँ कि ना? तो अब वो कह रहा है कि धरती पे ये रेप्टाइल्स बने। अब ये रेप्टाइल्स जो धरती पर बन गए, इन रेप्टाइल्स में से कुछ रेप्टाइल्स तो ऐसे थे जो लगभग, कुछ रेप्टाइल तो ऐसे थे जो कि मछली के जैसे थे। किसके जैसे थे? जो रेप्टाइल्स अपने पास थे वो मछली के समान थे। इन मछली के समान रेप्टाइल जो थे, ये मछली के समान रेप्टाइल वो थे जो पानी से निकल के बाहर आए और वापस कहां चले गए? पानी में।
वापिस कहां चले गए? पानी में। मतलब वो किसकी तरह बिहेव शो कर दिया? उसने बिहेव शो कर दिया, वो कर दिया मछली की तरह। मतलब वो मछली की तरह के रेप्टाइल्स थे जिन्होंने बिल्कुल सीलाकेंत की तरह काम किया, पानी से बाहर निकल के आए और पानी से बाहर निकल के आके वापिस पानी के अंदर चले गए। क्यों? क्योंकि उनमें ऐसे अनुकूलन नहीं थे कि वो इस स्थल पे जीवन यापन कर सके। और उनका सबसे फेमस एग्जांपल मेरे पास है, वो अपने पास है इक्थियोसोरस। तो जब भी कहे कि बताओ मछली के समान रेप्टाइल्स की उत्पत्ति या इक्थियोसोरस की उत्पत्ति कब हुई? लगभग आज से 200 मिलियन वर्ष पहले, 200 मिलियन वर्ष पहले इस तरह के रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई। चले, लेकिन कुछ ऐसे भी रेप्टाइल्स थे, कुछ ऐसे भी रेप्टाइल्स थे जो इन 200 वर्षों में विभिन्न प्रकार के रेप्टाइल्स में बदल गए। जैसे इन 200 वर्षों में विभिन्न आकार के रेप्टाइल्स पृथ्वी पर आए, जिनमें अपने पास टर्टल आया, टोर्टोइज आया, क्रोकोडाइल आया, स्नेक आया, लिजर्ड आया, टुआट्रा आया, मैं बोलूं डायनासोर आया, डायनासोर्स आए, एक्सेट्रा। ये विभिन्न प्रकार के रेप्टाइल्स जो थे ये धरती पे आए। हाँ कि ना? मतलब ये जो रेप्टाइल्स आए ये बाकी के ये आए, ये वो रेप्टाइल्स थे जिनके अधिकांश जीव वर्तमान में भी धरती पे है। लेकिन डायनासोर जो हो चुका है ये क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। चले भैया, अब सवाल मोटा सा ये था कि सर आपने अभी बोला कि ये डायनासोर जो है ये डायनासोर धरती से विलुप्त हो चुका है, तो पहले हमें इस डायनासोर के इवोल्यूशनरी ट्री के बारे में बताइए। फिर आप हमें यह बताइए कि ये डायनासोर धरती से विलुप्त कैसे हुआ, क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से डायनासोर धरती से क्या हो गया? विलुप्त। चलिए हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये मेरे पास डायनासोर का इवोल्यूशनरी ट्री है जो कि एनसीईआरटी की किताब ने बिल्कुल क्लियर दे रखा है। हाँ कि ना? हमने बताया कि सबसे पहले जो डायनासोर धरती पे आया वो मेरे पास था स्टेगोसोरस। ये स्टेगोसोरस नाम के जो डायनासोर थे ये सबसे पहले धरती पे आए, लेकिन ये बहुत थोड़े से समय तक जीवित रहे। उनके बाद ये धरती पर से क्या हो गए? विलुप्त। इन स्टेगोसोरस में हमने क्या देखा? ये स्टेगोसोरस जो थे ये अपने पास शाकाहारी डायनासोर थे। कैसे थे? ये अपने पास थे बेटा शाकाहारी। कैसे थे? ये जो डायनासोर थे ये अपने पास शाकाहारी थे। और इन डायनासोर की खास बात क्या थी कि इनकी ये जो पूंछ है, इस पूंछ में यहां पे कांटे उपस्थित थे। क्या थे? कांटे। तो मैंने कहा इनकी कांटेदार पूंछ थी। इनकी पूंछ कैसी थी? कांटेदार थी। अब वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इनकी कांटेदार पूंछ जो होती है, ये कांटेदार पूंछ इन्हें परभक्षियों से बचाने में सहायता करती थी। चले भैया, फिर इस स्टेगोसोरस के बाद अपने पास दूसरे प्रकार के डायनासोर आए जिनको अपन बोलते हैं ट्राइसेराटॉप्स। ट्राइसेराटॉप्स जो डायनासोर थे, ये ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर जो थे ये काफी लंबे समय तक धरती पर रहे और इन्होंने धरती पे अपना आधिपत्य रखा। लेकिन ये ट्राइकोसोरस नाम के जो डायनासोर थे ये भी अपने पास थे बेटा शाकाहारी। कैसे थे? शाकाहारी। और ये सबसे बड़े शाकाहारी डायनासोर थे। वो कौन से थे? ट्राइसेराटॉप्स। कौन से थे? ट्राइसेराटॉप्स सबसे बड़े। तो जब भी बोले कि बताओ सबसे बड़े शाकाहारी डायनासोर कौन से थे, वो थे ट्राइसेराटॉप्स नाम के डायनासोर थे। इन डायनासोर की खास बात थी। क्या खास बात थी? इन डायनासोर की खास बात यह थी कि अगर इन डायनासोर के सिर का ये वाला भाग देखें तो यहां पे इनके सिर पे यहां पे प्रेजेंट था एक जोड़ी सींग। यहां पे क्या उपस्थित था? ये जो डायनासोर थे इनके सिर पे एक जोड़ी सींग उपस्थित थे। क्या उपस्थित थे? सींग। तो ध्यान रखना इनकी कांटेदार पूंछ थी और कैसे थे? शाकाहारी। ये भी शाकाहारी थे लेकिन आकार सबसे बड़ा। तो सबसे बड़े शाकाहारी डायनासोर कौन से थे? ट्राइसेराटॉप्स। और इनके सिर पे एक जोड़ी क्या उपस्थित थे? सींग उपस्थित थे।
चलो भैया हम आगे नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इन डायनासोर के बाद उत्पत्ति हुई, वो उत्पत्ति हुई अपने पास इस टेरानोडोन की, उत्पत्ति हुई बेटा इसकी टेरानोडोन की। ये टेरानोडोन जो थे, वो टेरानोडोन ये ट्राइसेरेटोप्स जो डायनासोर थे इनसे पहले ही विलुप्त हो गए। लेकिन ध्यान रहे ये टेरानोडोन जो थे ये डायनासोर नहीं थे। ध्यान रहे कि ये टेरानोडोन जो थे ये डायनासोर नहीं थे, तो क्या थे? ये टेरानोडोन रेप्टाइल थे, और वो रेप्टाइल थे जिनमें उड़ने की क्षमता थी। तो धरती पे सबसे बड़े उड़ने वाले रेप्टाइल जो थे वो कौन से थे? टेरानोडोन, हाँ कि ना? तो मैंने बोला ये अपने पास थे सबसे बड़े उड़ने वाले सरीसृप। कौन से थे? टेरानोडोन। चले भैया इन टेरानोडोन की उत्पत्ति के बाद उत्पत्ति हुई क्रोकोडाइलियन की, क्रोकोडाइल की। आपको पता है कि क्रोकोडाइल जो है ये थिकोडोंट रेप्टाइल है जिनके अंदर डायफ्राम भी होता है और 4 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है, और ये मनुष्य से समानता दर्शाते हैं और धरती पे वर्तमान में विद्यमान है। चलो भैया हम आगे नेक्स्ट। क्रोकोडाइल के बाद आए धरती पे, वो बाद आए बेटा आर्कियोप्टेरिक्स। कौन आए? आर्कियोप्टेरिक्स। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये आर्कियोप्टेरिक्स भी क्या हो चुके? धरती पर से विलुप्त हो चुके हैं। और ये आर्कियोप्टेरिक्स जो थे इनको हम बोलते थे सरीसृपों तथा पक्षियों की योजक कड़ी। ये मेरे पास क्या है? ये अपने पास है सरीसृप तथा पक्षियों की योजक कड़ी। सरीसृप तथा पक्षियों की योजक कड़ी। तथा इनकी खास बात क्या थी कि इनमें चोंच पाई जाती थी, और उस चोंच में क्या थे? दांत। तो मैं कह दूं कि इनमें दांत युक्त चोंच थी। इनमें क्या थी? दांत युक्त चोंच जो थी वो इनमें उपस्थित थी। चलो भैया मैं आगे नेक्स्ट देखिएगा। अपने पास बेटा उसके बाद अपने पास थे, ये थे ब्रैंकियोसोरस। ये थे ब्रैंकियोसोरस। आपको बता दूं ये ब्रैंकियोसोरस जो थे ये जिराफ की तरह के थे। ब्रैंकियोसोरस किसके समान थे? ब्रैंकियोसोरस जो थे वो जिराफ के समान थे। मतलब इनके आगे वाले पैर लंबे थे तथा गर्दन कैसी थी? लंबी। ये जिराफ के समान डायनासोर थे जो धरती पर से विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन धरती पर अपना आधिपत्य जो स्थापित करने वाले सबसे डोमिनेंट जो डायनासोर थे वो अपने पास थे टायरेनोसोरस। कौन से थे बेटा? टायरेनोसोरस। ये टायरेनोसोरस धरती पर सबसे बड़े डायनासोर थे। और कैसे थे? मांसाहारी। मैंने बोला ये कैसे थे? मांसाहारी। सबसे बड़े मांसाहारी थे, सबसे बड़े थे। कितने बड़े? इनका आकार था लगभग 20 फुट। कितने बड़े थे बेटा? ये 20 फुट बड़े थे। ये जो मेरे पास टायरेनोसोरस थे, ये टायरेनोसोरस इन ट्राइसेरेटॉप्स जो थे इनका भक्षण करते थे। इनका क्या करते थे? भक्षण। और इनके दांत जो थे वो दांत बहुत ही बड़े थे, अत्यधिक मजबूत थे, बिल्कुल चाकू के समान दिखाई देते थे। तो मैंने बोला इनके बड़े तथा चाकू के समान दांत थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डैगर लाइक।
टीथ। कैसे दांत थे? डैगर लाइक, बहुत बड़े तथा चाकू के समान दांत थे, जिनसे ये इन शाकाहारी जंतुओं का क्या कर लेते थे? भक्षण कर लेते थे। तो जब भी बोले कि सबसे बड़ा और मांसाहारी डायनासोर कौन सा था? टायरेनोसोरस था। एनसीईआरटी ने भी दे रखा है। इसकी लंबाई कैसी थी? लंबाई लगभग 20 फुट थी, और ये वो थे जिनमें बड़े तथा चाकू के समान दांत उपस्थित थे। चले, अब सवाल यह था कि सर डायनासोर इन क्रोकोडाइल से काफी बाद पैदा हुए, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि आज से लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर जो थे वो अचानक से पृथ्वी पर से गायब हो गए। कैसे हो गए? अचानक। सवाल था क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि डायनासोर अचानक से धरती पर से गायब हो गए? बेटा, इस बात को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपना अलग अलग ओपिनियन दिया, लेकिन सही क्या है ये अभी तक हमें नहीं पता है। हम उन्हीं बातों को एक्सप्लेन करते हुए देते हैं। बच्चे, साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर धरती पर से गायब हुए। इसकी 3 महत्वपूर्ण वजह हो सकती है। बोला क्या हो सकती है? सबसे पहला, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, कुछ साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि 65 मिलियन वर्ष पहले वातावरण में अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा। जब वातावरण में अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा तो ये जो एनिमल थे इनकी फूड चेन जो थी वो फूड चेन कंप्लीटली क्या होगी? खत्म। फूड चेन क्या हो गई इनकी? खत्म। जब इनकी फूड चेन ही पूरी तरह से खत्म हो गई तो अब इन जंतुओं को खाने के लिए चीजें उपलब्ध नहीं हो पाई, और भूख की वजह से इन सारे डायनासोर की मृत्यु हो गई। पहली बात है। दूसरी बात, कुछ साइंटिस्ट लोगों का ऐसा मानना है कि डायनासोर जो थे वो डायनासोर आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले अचानक से अधिकांश डायनासोर जो थे उन्होंने पक्षियों का निर्माण कर लिया। मतलब डायनासोर किस में बदल गए? पक्षियों में बदल गए। ऐसा मानना है बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का। तीसरी बात, कुछ साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि आज से 65 मिलियन वर्ष पहले उल्का पिंडों की टक्कर हुई होगी। पक्का उल्का पिंड आके टकराए होंगे। जब वो उल्का पिंड आके यहां से टकराए थे तो उन उल्का पिंडों की टक्कर से अलग अलग तरह की गैसें वातावरण में फैल गई होगी, और गैसियस एयर पोल्यूशन हो गया। सारी की सारी गैस जो थी वो विषैली हो गई। उस एयर पोल्यूशन की वजह से इन जीवों को सफोकेशन फील हुआ, इनका दम घुटने लगा, मतलब इनको सांस लेने में दिक्कत हुई होगी, और सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से आज से लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर क्या हो गए? गायब। तो गायब होने के लिए 3 अलग अलग तरह की बातें बताई गई, लेकिन सही सबसे जरूरी क्या था उसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट लोग क्लियरली नहीं बोल पाते। तो आप ये तीनों की तीनों बातें याद रखें। और ये वाली बात कि अधिकांश डायनासोर जो थे वो पक्षियों में बदल गए, ये बात एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली लिख के दे रखी है। चलो भैया, मैं यहां तक की मेरी बात में कोई दिक्कत? अब कार्बनिक विकास का दूसरा प्रमाण अपने पास है। वो दूसरा प्रमाण है तुलनात्मक आकारिकी एवं शारीरिकी के प्रमाण। तुलनात्मक आकारिकी एवं शारीरिकी के प्रमाण। और आकारिकी और शारीरिकी के आधार पर शरीर के अंगों को 2 भागों में विभक्त किया। कितने भागों में? 2 भागों में। सबसे पहले है अपने पास समजात अंग। सबसे पहले कैसे अंग है? समजात अंग। और जीवों में सौजात अंग पाए जाते हैं। इस सौजात अंग के पाए जाने को ही बोलते हैं समजातता। क्या बोलते हैं इसको? समजातता। अब सवाल था सर समजात अंग कौन से अंग होते हैं? बच्चे देखिए, ऐसे अंग जिनका भ्रूणीय परिवर्धन जो है वो एक समान है। भ्रूणीय परिवर्धन क्या है? एक समान है। तथा जिनकी आंतरिक संरचना जो है वो भी क्या है? एक समान। तो ध्यान रखना, समजात अंग कौन से हैं? उनका भ्रूणीय परिवर्धन तथा मूल संरचना का मतलब आंतरिक संरचना वो क्या होती है? एक समान होती है। परंतु ध्यान रखना कि उनके कार्य जो होते हैं वो कार्य क्या होते हैं? भिन्न।
कार्य क्या होते हैं? भिन्न। तो जब भी पूछे समजात अंग क्या, तो आप बोलोगे ऐसे अंग जिनका भ्रूणीय परिवर्धन तथा मूल संरचना तो एक समान है, जबकि कार्य क्या है? भिन्न। ऐसे अंगों को बोलते हैं समजात अंग। क्या बोलते हैं? समजात अंग। मेरी बात क्लियर है? अब एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया सी लाइन लिख रखी है। क्या लिख रखी है? ये दोनों की दोनों लाइनें बहुत ध्यान से देखना। एनसीईआरटी क्या कहती है कि समजातता मतलब समजात अंगों का पाया जाना एक समान पूर्वजता दर्शाती है। क्या दर्शाती है? एक समान पूर्वजता। मतलब अगर किन्हीं जीवों में समजात अंग उपस्थित है तो समजात अंग का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि इन जीवों की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई होगी। किससे हुई होगी? एक ही पूर्वज से हुई होगी। मतलब इनका पूर्वज क्या होगा? एक समान होगा। हाँ कि ना? पहली बात। दूसरी बात कि ये समजात अंग जो है, ये समजात अंग किसका प्रमाण है? परिणाम है। ये समजात अंग परिणाम है, वो है अपसारी उद्विकास, या मैं कहूं इंग्लिश में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो जब भी पूछे कि समजात अंग जो है वो जीवों में क्यों पाए जाते हैं, तो आप कहोगे समजात अंग का पाया जाने का कारण क्या था? वो पाया जाने का कारण था डाइवर्जेंट, दैट इज अपसारी उद्विकास। अब दो सवाल अपने पास आ गए। सबसे पहला तो ये कि सर ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? चलें। और दूसरा ये, क्या हम इन समजात अंगों के कोई उदाहरण दे सकते हैं? चलिए मैं बात करता हूं वन बाय वन करके। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब है। देखिएगा बच्चे, मान लीजिए मेरे पास यहां पे ये कोई पूर्वज है, ये मैंने बोला ये मेरे पास कोई पूर्वज है। इस पूर्वज की संतति है और वो संतति इस जगह पे इस एरिया में पैदा हुई और पैदा होके अलग अलग तरह के आवास में चली गई। मैंने बोला इसकी ये कोई ए प्रकार की संतति है, ये कोई बी प्रकार की संतति है, ये कोई सी प्रकार की संतति है, ये कोई डी प्रकार की संतति है, डी प्रकार की संतति है। तो मैं क्या कहूं, मुझे देखने से यह पता चला कि ये जो संतति है ए बी सी डी, ये ए बी सी डी जो जीव हैं, इन जीवों की सबकी उत्पत्ति इस जगह पे इस पूर्वज से हुई। मान लीजिए इस पूर्वज को मैंने कह दिया एक्स। कौन से पूर्वज से हुई? एक्स पूर्वज से हुई। किस जगह पे? इस नीले वाले सर्किल वाली जगह पे हुई। हाँ कि ना? इस जगह पे इनकी उत्पत्ति हुई, लेकिन ये जीव यहां पे उत्पन्न हुए और यहां से ये अलग अलग तरह के आवास में चले गए। सवाल था कि ए जो था ये इधर की साइड अलग आवास में चला गया, बी वाला इधर की तरफ अलग आवास में चला गया, सी वाला यहां से अलग आवास में चला गया, डी वाला यहां से अलग आवास में चला गया। अब सवाल ये था कि सर ये ए बी सी डी जो जीव थे, इनकी उत्पत्ति एक ही पेरेंट से, एक ही माता पिता से, या मैं कहूं एक ही पूर्वज से हुई, और होने के बाद ये अलग अलग आवास में क्यों गए? बेटा ये जीव अलग अलग आवास में चले गए किस चीज के लिए? ये भोजन की तलाश में चले गए, आवास के लिए चले गए, या फिर अपने मैटिंग पार्टनर प्रजनन जो साथी था उसकी तलाश में ये अलग अलग जगह पर चले गए और वहीं पे जाके रहने लगे। ए वाला यहां से निकल के यहां पे रहने लगा, बी वाला यहां से निकल के यहां पे रहने लगा, सी वाला यहां से निकल के यहां पे रहने लग गया, और डी वाला यहां से निकल के यहां पे रहने लग गया। हाँ कि ना? तो अब अगर मैं बात करके चलूं, अगर मैं ए बी सी और डी को आपस में कंपेयर करूं, तो मैं क्या कहूंगा? ए बी सी डी है, ये एक आवास में रहते हैं कि अलग अलग आवास में? मैंने कहा कि इन सब का आवास जो है वो आवास क्या है बेटा? इन सब का आवास जो है वो आवास है भिन्न। जब इन सब का रहने की जगह भिन्न भिन्न है, तो उस रहने की जगह में, आवास में रहने के लिए आवश्यकताएं भी तो अलग अलग होगी। तो मैंने कहा कि आवास क्या है इनका? अलग अलग। तो जरूरतें, इनकी जरूरतें हैं, वो जरूरतें भी क्या है? भिन्न है। इनकी जरूरतें जो हैं वो है भिन्न है, अलग आवास है, अलग जरूरतें हैं, तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए शरीर में अनुकूलन भी अलग अलग होंगे। तो मैंने कहा कि इनमें ये
अनुकूलन जो है वो अनुकूलन भी क्या है, वो अनुकूलन भी भिन्न है। अनुकूलन भी क्या है, भिन्न है। लेकिन आवास इनका अलग है, जरूरतें इनकी अलग है, तो अनुकूलन भी इनके अलग है। लेकिन समान क्या है, इन चारों में समानता यह है कि इन सब की उत्पत्ति इस एक्स पूर्वज से हुई है। किससे हुई है बेटा, एक्स पूर्वज से हुई है। मतलब इनमें पूर्वज जो है वो क्या है, इनका पूर्वज जो है वो पूर्वज है बेटा एक समान। इनका पूर्वज क्या है, इनका पूर्वज है एक समान। हाँ कि ना, ध्यान रखना। आवास भिन्न है, जरूरतें भिन्न है। जब जरूरतें भिन्न है तो अनुकूलन भी भिन्न होंगे, और अनुकूलन भिन्न है तो मैं सीधा कहूं कि कार्य जो है वो कार्य भी क्या होंगे, भिन्न। लेकिन एक जैसा क्या रहेगा, वो एक जैसा पूर्वज है। जब इनकी उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई तो इनके शरीर के अंगों की आंतरिक संरचना भी क्या है, एक समान। आंतरिक संरचना भी है एक समान। हाँ कि ना। अब सवाल था कि ये सारी की सारी चीजें किस केस में है, ये है उस केस में जब जीवों के पास कैसे अंग है, जब उनके पास समजात अंग उपस्थित है। अब सवाल था, हमने ये कहा कि सर समजात अंग का पाया जाना अपसारी उद्विकास का परिणाम है या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का प्रमाण है। तो सवाल था कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या कहते हैं, क्या होता है बेटा। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना। फैलने का मतलब आपको पता है कि सूरज जो होता है, मैंने बोल दिया कि मान लीजिए ये मेरे पास सूरज है, सूरज से प्रकाश की किरणें निकलती हैं और यहां से निकल के अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो मैं क्या दूंगा कि सूरज से प्रकाश की किरणें अपसारित हो रही है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग दिशाओं में फैल रही है, वो डाइवर्ज हो रही है। यस कि नो यार, इससे जो मैंने बताया सूरज से प्रकाश की किरण फैलने जैसा, ऐसा ही तो यहां पे हो रहा है। इस नीले वाले एक जगह पे इस एक्स पूर्वज से ए बी सी डी जीवों की उत्पत्ति हुई, और ये प्रकाश की किरणों की जगह से, प्रकाश की किरणों की तरह इस जगह से निकल के अलग अलग तरह की जगह में फैल गए, और फैलने को ही क्या बोलते हैं, अपसरण। क्या बोलते हैं, अपसरण। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक समान पूर्वजता दर्शाने वाले जीव कैसा इवोल्यूशन दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। या इस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का ही मैं दूसरा नाम बोलूं तो हिंदी में, तो वो मेरे पास हुआ अपसारी उद्विकास। कैसा हुआ, अपसारी उद्विकास। बेटा यही तो बोला कि ये जीव क्या करेंगे, इन जीवों में एक समान पूर्वज होगा, और ये कैसा इवोल्यूशन दर्शाएंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मैंने दोनों ही बातें इस डायग्राम में दर्शा दी है कि जब भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के केस में, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के केस में क्या होगा, आवास जीवों के भिन्न भिन्न होंगे, जरूरतें भी भिन्न होगी तो अनुकूलन भी भिन्न होंगे, लेकिन पूर्वज क्या होगा, एक समान। चलूं मैं आगे। अब सवाल था दूसरा, सर क्या अपने पास यहां पे उदाहरण है समजात अंगों के? यस, अपने पास समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंगों के उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण मैं लेके चलूं तो वो है स्तनधारियों के अग्रपाद। स्तनधारियों के अग्रपाद मतलब हमारे ये हाथ है, यही तो है अग्रपाद। यस कि नो। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा, सबसे पहले एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, इसने ये ले रखा है ह्यूमन बीइंग, मनुष्य ले रखा है। अगर मनुष्य के हाथ को देखें तो ये जो डायग्राम है इसमें मनुष्य के हाथ की हड्डियां ले रखी है। यहां पे ये मनुष्य के हाथ की सबसे पहली हड्डी है, और इस सबसे पहली हड्डी को अपन बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं बेटा, ह्यूमरस। ये ह्यूमरस हड्डी है, इसकी संख्या जो होती है वो संख्या कितनी होती है, एक। संख्या कितनी होती है, एक। दूसरी हड्डी ये वाली हड्डी, ये जो हड्डी है इस हड्डी को बोलते हैं रेडियस। ये रेडियस है, इसकी संख्या भी कितनी होती है, इसकी संख्या भी होती है बेटा एक। ये जो हड्डी है इस हड्डी को बोलते हैं अल्ना, और इस अल्ना की संख्या भी कितनी होती है, इसकी संख्या भी होती है बेटा एक।
कितनी होती है? एक। उसके बाद ये कलाई वाला भाग, कलाई वाले भाग की ये जो हड्डी है, इस हड्डी को बोलते हैं अपन कार्पल्स, C4 कार्पल्स। और ये कार्पल्स जो होती है, इनके नंबर होते हैं बेटा टोटल मिला के 8। कितने नंबर होते हैं कार्पल्स के? 8। फिर हथेली वाली जो ये हड्डी है, ये वाली हड्डी, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, शॉर्ट में लिख दिया। इन मेटाकार्पल्स के नंबर जो होते हैं वो होते हैं बेटा 5। मेटाकार्पल्स के नंबर कितने होते हैं? 5। फिर अंगुलियों के ये जो मेरे पास डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स, इनको बोल दिया अपन ने फेलिंजेस। तीन इस उंगली में, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, और थंब में कितने? 2। तो टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए बेटा अपने पास 14। कितने हो गए? 14। तो कहने का मतलब अगर हमारे अग्रपाद अगर हाथ में काउंट करें तो टोटल कितनी अस्थियां हो गई? काउंट करो। 14 + 5 19, 19 + 8 27, 27 28 29 और 30। तो कहने का मतलब कि ह्यूमन बीइंग का जो हाथ है उसमें टोटल कितनी बोन्स है? 30 बोन्स है। चलो आगे। अब हमने क्या काम किया? ये चीता है, इस चीता के अग्रपाद को चेक करके देखा। जब इसके आगे वाले पैर को चेक किया तो हमने क्या देखा कि इसके अग्रपाव में भी वही हड्डियां थी जो हमारे हाथ में थी, दैट इज ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलिंजेस। और उनकी भी संख्या कितनी थी? 30 थी। फिर हमने ब्लू व्हेल जो थी, उस ब्लू व्हेल के ये जो मेरे पास फ्लिपर्स थे, इन फ्लिपर्स को चेक करके देखा। जब इन फ्लिपर्स को चेक करके देखा तो क्या देखा कि ये ब्लू व्हेल के जो फ्लिपर्स थे, इन फ्लिपर्स की हड्डियां भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमारे हाथ की हड्डियां थी। और उनकी संख्या कितनी थी? 30। फिर हमने ये चमगादड़ लिया और ये चमगादड़ बैट जो था, इस चमगादड़ के पंखों को चेक करके देखा। जब हमने इसके पंख को चेक किया तो हमने देखा कि इस पंख में भी वही हड्डियां थी जो हमारे हाथों में है, और उनका अरेंजमेंट भी बिल्कुल वैसा ही और संख्या भी बिल्कुल वैसी ही। मतलब कितनी थी? 30। मतलब कितनी थी? 30। हाँ कि ना? तो हमने क्या पता लगाया कि यार मनुष्य का हाथ देख लो, चीता का अग्रपाद देख लो, ब्लू व्हेल का फ्लिपर देख लो, बैट के पंख देख लो, इनके सबकी हड्डियां की संख्या एक समान है, उनका अरेंजमेंट एक समान है, मतलब उनकी आंतरिक संरचना एक समान है। मतलब आंतरिक संरचना क्या है? एक समान है। पर अगर हम इनके कार्य के बारे में बात करें, अगर हम इनके कार्य के बारे में बात करें तो कार्य के बारे में बात करें तो क्या पूछा कि हमारा जो हाथ है, मनुष्य का हाथ का काम है किसी भी चीज को पकड़ना, किसी चीज को पकड़ना। चीता के ये जो अग्रपाद है, इन अग्रपाद का काम है बेटा दौड़ना। अग्रपाद का काम है दौड़ना। ब्लू व्हेल के ये जो फ्लिपर है, इन फ्लिपर का काम है बेटा तैरना। फ्लिपर का काम है तैरना। और ये बैट, ये चमगादड़ है, इन चमगादड़ के जो पंख है, इन पंख का काम है बेटा उड़ना। पंख का काम क्या है? उड़ना। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं मनुष्य के हाथ, चीता के अग्रपाद, ब्लू व्हेल के फ्लिपर्स और बैट जो था, चमगादड़ जो था, उनके पंखों का अध्ययन करूं तो उनकी आंतरिक संरचना एक जैसी है परंतु उनके कार्य अलग अलग है। और ऐसे अंग जिनकी आंतरिक संरचना एक समान तथा कार्य अलग अलग है, उन्हीं को तो बोलते हैं समजात अंग। मतलब ये आपस में कैसे है? समजात अंग है। अगर समजात अंग है तो ये आपस में किस प्रकार का इवोल्यूशन दर्शा रहे हैं? ये दर्शा रहे हैं अपसारी, दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। चलूं मैं आगे? यहां तक की बात में कोई दिक्कत? चले भैया अपना आगे नेक्स्ट दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। बेटा दूसरा उदाहरण फिर मैंने एनसीईआरटी से लिया है। बच्चे अपने पास बोगनवेलिया का कांटा, कांटे को बोलते हैं थॉर्न, कांटे को क्या बोलते हैं? थॉर्न, तथा कुकुरबिटा का प्रतान, और प्रतान जो है ये प्रतान है, इस प्रतान को बोलते हैं टेंड्रिल। प्रतान को क्या बोल रहे हैं? टेंड्रिल। मैंने कहा कि ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है कुकुरबिटा का प्रतान, और इस प्रतान को ही अपन बोलते हैं
टेंड्रिल। प्रतान को क्या बोलते हैं? टेंड्रिल। ये थॉर्न है, इस थॉर्न को क्या बोलते हैं? कांटा। चले भैया, ये दोनों के दोनों आपस में समजात अंग है। कैसे समजात अंग? कौन से थे? जिनकी उत्पत्ति तथा आंतरिक संरचना एक समान, कार्य अलग अलग। देखो बोगनवेलिया का ये जो थॉर्न है, ये कांटा है, इस कांटे की उत्पत्ति जो होती है वो उत्पत्ति होती है अक्षीय कलिका से। किससे होती है? अक्षीय कलिका से। अगर अपन बात करके चलें इसकी उत्पत्ति के बारे में, तो इसकी उत्पत्ति होती है बेटा अक्षीय कलिका से। इसकी उत्पत्ति होती है, वो होती है अक्षीय कलिका से। और अगर हम इस थॉर्न का कार्य के बारे में बात करके चलें, तो इसका कार्य है, वो कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। इसका कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। ये कांटे हैं जो कि इस बोगनवेलिया के पौधे को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। और उत्पत्ति किससे होती है? अक्षीय कलिका से। अब अगर हम इस प्रतान के बारे में बात करें, ये जो प्रतान है, इस प्रतान के बारे में बात करें, टेंड्रिल के बारे में बात करें, तो आप देख रहे हो कि घुमावदार स्प्रिंग की तरह की संरचना है। ये स्प्रिंग की तरह की संरचना जो होती है, इनकी उत्पत्ति भी अक्षीय कलिका से होती है। इसकी भी उत्पत्ति किससे होती है? इसकी उत्पत्ति जो होती है वो अपने पास होती है बेटा अक्षीय कलिका से। इसकी भी उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है? अक्षीय कलिका से। लेकिन इसका कार्य जो है वो इन थॉर्न, इन कांटों के कार्य से क्या है? अलग। अगर मैं इसका कार्य आपके सामने डिस्कस करूं, तो इन प्रतान का कार्य क्या है कि जब ये बेल ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो ये किसी भी आधार से लिपट कर इस बेल को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है मतलब ये जो बेल है, इस बेल को सहारा प्रदान करने का काम किसका हुआ? प्रतान का। तो मैंने कहा इसका काम हुआ सहारा प्रदान करना। सहारा प्रदान करना, हाँ कि ना? अब देखिए उत्पत्ति किससे? अक्षीय कलिका से। प्रतान की भी उत्पत्ति किससे? अक्षीय कलिका से। दोनों की उत्पत्ति एक समान। तो मैंने कहा कि इनकी उत्पत्ति और आंतरिक संरचना क्या हुई? एक समान। लेकिन कार्य थॉर्न का, कांटे का कार्य था सुरक्षा प्रदान करना, इसका कार्य था सहारा प्रदान करना। मतलब दोनों के कार्य अलग अलग। जब उत्पत्ति और आंतरिक संरचना एक जैसी और कार्य अलग अलग, तो ये कैसे अंग हुए? ये अपने पास हुए समजात अंग। और समजात अंग किस प्रकार का इवोल्यूशन दर्शाएंगे? ये दर्शाएंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या अपसारी इवोल्यूशन। चलूं मैं आगे, नेक्स्ट अगला उदाहरण के बारे में बात करते हैं। अगले और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, देखिएगा जो एनसीईआरटी में गिवन है। कशेरुकियों में हृदय और मस्तिष्क। बेटा जो कशेरुकी है, जो वर्टिब्रेट है, उनके हृदय तथा मस्तिष्क वो भी आपस में समजातता दर्शाते हैं। मतलब वो भी कैसे हैं? वो भी आपस में समजात अंग है। नेक्स्ट, कीटों के मुखांग। बेटा जो विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट है, कीट है, उनके मुखांग जो होते हैं, उन मुखांग का निर्माण जो होता है वो एक ही तरह की चीजों से होता है। जैसे लेब्रम, लेबियम, मैग्जिला, मैंडिबल, हाइपोफेरिंक्स, ये चीजें जो है बेसिक चीजें वो एक जैसी है, लेकिन उनके सब के कार्य अलग अलग है। जैसे कॉकरोच के मुखांग है वो काटने और चबाने वाले हैं। जैसे मच्छर के मुखांग है वो भेदने तथा चूसने वाले हैं। जैसे मधुमक्खी के मुखांग है, वो मधुमक्खी के मुखांग है, वो मुखांग कैसे हैं? वो अपने पास चबाने तथा लेपिंग की टाइप के हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनके मुखांग का निर्माण एक ही जैसी संरचना से होता है। मतलब उनकी आंतरिक संरचना क्या होती है? एक जैसी, लेकिन कार्य क्या है? अलग अलग। इसलिए कीटों के मुखांग जो है वो भी समजात अंग का उदाहरण है। मतलब किस प्रकार के इवोल्यूशन को दर्शाते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाते हैं। अंतिम देखिएगा एनसीईआरटी में गिवन है प्रोटीन एवं जीनों की कार्य दक्षता की समानता विविध जीवों की निश्चित क्रियाशीलता एक सामान्य पूर्वज परंपरा का संकेत देती है। बेटा हमने देखा कि विभिन्न जीवों में पाए जाने वाली जीन
तथा प्रोटीन जो है वो अलग अलग जीवों में उपस्थित है, लेकिन वो कार्य एक जैसा ही कर रही है। विभिन्न प्रकार के जीन जब तथा प्रोटीन जब एक जैसा ही कार्य कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन जीवों में भी कहीं ना कहीं समानता है, वो एक ही समान पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। और जब भी जीव एक समान पूर्वज से उत्पन्न होगा मतलब एक समान पूर्वजता दर्शाएगा, तो वो किस प्रकार का प्रमाण होगा? वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का प्रमाण होगा। किसका प्रमाण होगा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो बताइए। चले तो हमने यहां पे आकारिकी तथा शारीरिक प्रमाण जो था उसमें पहला डिस्कस किया समजात अंग। अब अपन दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरा मेरे पास है बेटा समवर्ती या समरूप अंग, जिसको हम बोलते हैं समरूपता। समवर्ती अंग पाए जाते हैं जीवों में। समरूप अंगों का या समवर्ती अंगों का पाया जाना ही क्या कहलाता है? समरूपता। क्या कहलाता है? समरूपता। अब देखिए समरूपता क्या होता है बेटा। हमने समवर्ती अंगों में पढ़ा था, समजात अंगों में पढ़ा था कि उनकी उत्पत्ति तथा आंतरिक संरचना क्या होनी चाहिए? एक समान, लेकिन कार्य क्या होने चाहिए? अलग अलग। यहां पे बिल्कुल उल्टा है। समवर्ती अंग या समरूप अंग वो अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना तो हो भिन्न। उत्पत्ति तथा मूल संरचना क्या हो? भिन्न, अलग अलग हो, लेकिन कार्य उनका क्या होता है? समान। ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे अंगों को हम बोलते हैं समवर्ती अंग। क्या बोलते हैं? समवर्ती अंग। ये बिल्कुल समजात के उल्टे हैं। मतलब समजात अंग एक समान पूर्वजता दर्शा रहे थे, ध्यान रखना समवर्ती अंग एक समान पूर्वजता नहीं दर्शाते, एक समान पूर्वजता नहीं दर्शाते। और समवर्ती अंगों का पाया जाना किस चीज का प्रमाण है? यह प्रमाण है अभिसारी इवोल्यूशन का। किसका? अभिसारी विकास का। और इसी को हम बोलते हैं बेटा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो जब भी बोले कि बताओ अभिसारी विकास का परिणाम कौन से अंग है, तो आप बोलोगे कि अभिसारी विकास का अंग है। अभिसारी विकास का जो परिणाम है वो परिणाम कौन से अंगों का पाया जाना है? समवर्ती अंगों का पाया जाने वाला। तो अब अपने पास दो सवाल आए। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता क्या है? पहली बात। दूसरी बात कि आप हमें इन समवर्ती अंगों के उदाहरण बताइए। चलिए सबसे पहले मैं इस बात को बताता हूं कि ये अभिसारी विकास का क्या मतलब है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब है। देखिए बेटा थोड़ी देर पहले मैंने आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बताया था। उस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में बताया था कि इस एक जगह पे उत्पत्ति हुई और फिर ये प्रकाश की किरणों की तरह अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह पे फैल गए। हाँ कि ना? मतलब प्रसारण होना, एक पॉइंट से निकलकर फैलना, उसको ही तो बोला था डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट या मैंने कहा अपसरण या अपसारी विकास। लेकिन कन्वर्जेंट का मतलब होता है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है किसी अलग अलग जगह से आके किसी एक बिंदु पे केंद्रित होना। अलग अलग जगह से आके किसी एक बिंदु पे केंद्रित होना। जैसे लेंस वगैरह में आप पढ़ते हो, कन्वर्जेंट लेंस लाइट को किसी एक बिंदु पे फोकस करने का काम करता है। तो यहां पे क्या हुआ कि जीव अलग अलग जगह से आ रहे हैं लेकिन किसी एक जगह पे आके मिल गए। कैसे? बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। मैंने मान लिया मेरे पास ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है। इस भौगोलिक क्षेत्र में ये मेरे पास कोई पूर्वज है। इस पूर्वज को मैंने कह दिया ए पूर्वज। कौन सा पूर्वज है? ए पूर्वज है। यहां पे ये मेरे पास कोई दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है। इस ग्रीन वाले भौगोलिक क्षेत्र के अंदर मेरे पास यहां पे कोई पूर्वज है। हमने मान लिया ये मेरे पास है कोई बी पूर्वज। हाँ कि ना? चले मैं अब इन दोनों भौगोलिक क्षेत्र के अलावा मेरे पास एक और भौगोलिक क्षेत्र है। मैंने मान लिया कि मेरे पास ये एक नया भौगोलिक क्षेत्र है।
बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एक नया भौगोलिक क्षेत्र है, एक नई जगह है, नया आवास है। हुआ क्या, अपने पास यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ कि इस नीले वाले आवास से में जो पूर्वज ए रहता था, इस पूर्वज ए की संतानें यहां से निकलकर इस पीले वाले आवास में आ गई। मैंने बोला ये मेरे पास आवास में आ गई, ये मेरे पास किसकी संतानें आ गई, ए वाले की, ए वाले पूर्वज की, और इन संतानों को मैंने कह दिया एक्स। कौन सी संतानें आ गई, एक्स। सेम इसी तरह मैंने कहा कि ये जो मेरे पास ये बी वाला पूर्वज है, इस बी वाले पूर्वज की संतानें इस हरे वाले आवास से निकल के इस पीले वाले आवास में आ गई, और इनकी जो संतानें हैं वो मेरे पास है वाई। हां कि ना, बहुत ध्यान से देखना। अब एक चीज बताइए, अगर मैं यहां पे अध्ययन करूं और अध्ययन से किसी रिजल्ट पे पहुंचूं, तो पहले आप मुझे एक बात बताइए, ये एक्स और वाई, क्या एक्स और वाई जो है इन दोनों की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई? नहीं, एक पूर्वज से नहीं हुई। एक्स की उत्पत्ति पूर्वज ए से हुई और वाई की उत्पत्ति पूर्वज बी से हुई। मतलब जब इनकी उत्पत्ति एक पूर्वज से नहीं हुई, तो क्या ये एक समान पूर्वजता दर्शा रहे हैं? ये एक समान पूर्वजता नहीं दर्शा रहे, नहीं दर्शा रहे। तो ध्यान रखना, इनके पूर्वज क्या हुए, भिन्न। एक्स तथा वाई के पूर्वज जो हुए वो पूर्वज क्या हुए, भिन्न। तो हमने बोला इस पीले भाग में रहने वाले एक्स और वाई जो हैं, इनके पूर्वज जो हैं वो पूर्वज क्या हुए बेटा, दोनों के, वो दोनों के पूर्वज अपने पास हुए भिन्न। पहली बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, एक्स वाला अलग जगह से आया, वाई वाला अलग जगह से आया, लेकिन दोनों की खास बात है कि दोनों इस एक ही जगह पे आके रहने लगे। मतलब अलग अलग जगह से आके एक ही पॉइंट पे इकट्ठा होना, इसी को तो मैंने कहा था अभिसारण, इसी को तो बोला था अभिसारण, और इसी को तो बोलते हैं अभिसारी उद्विकास। मतलब अलग अलग जगह से एक इस पीले वाले क्षेत्र में रहने आ गए। मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई में दोनों में समानता है। बोला हाँ समानता है। क्या समानता है? समानता ये है कि एक्स और वाई दोनों के पूर्वज अलग अलग है, लेकिन दोनों के दोनों जीव इस पीले कलर के भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, मतलब एक समान आवास में रहते हैं। तो मैं यहां पे कह दूं, तो मैं यहां पे आपको कह दूं कि यहां पे खास बात क्या है। वो खास बात ये है कि ये जो जीव हैं, इनका आवास जो है वो आवास क्या है, इनका आवास जो है वो आवास क्या है, वो आवास है इनका एक समान। इनका आवास क्या है, एक्स तथा वाई जीव का आवास क्या है, एक समान। जब ये एक ही जैसे आवास में रहते हैं, तो उस एक जैसे आवास में रहने के लिए इनकी जरूरतें भी क्या होगी, एक समान। तो हमने कहा कि इनकी जरूरतें जो है वो जरूरतें भी कैसी होगी बेटा, जरूरतें भी होगी एक समान। जब इनकी जरूरतें एक समान है, इनकी आवश्यकता एक समान है, तो एक्स तथा वाई में अनुकूलन जो होंगे वो अनुकूलन भी क्या होंगे, एक समान। तो हमने कहा कि इनके अनुकूलन जो है वो अनुकूलन भी क्या होंगे, एक समान। इनके अनुकूलन जो है वो अनुकूलन भी क्या होंगे, एक समान होंगे। हां कि ना? ध्यान रखना, जब मैंने आपसे बताया था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो मैंने कहा था कि उनके पूर्वज तो एक समान है, लेकिन उनका आवास, जरूरतें तथा अनुकूलन क्या था, भिन्न भिन्न। जबकि यहां पे क्या हुआ कि पूर्वज अलग अलग है, लेकिन आवास भी एक जैसा है, जरूरतें भी एक जैसी है और अनुकूलन भी एक जैसा है। मतलब जब पूर्वज अलग अलग है तो इनकी उत्पत्ति तथा आंतरिक संरचना क्या हुई, अलग, लेकिन इनके कार्य क्या हुए, एक समान। क्यों? क्योंकि एक तरह के आवास में रहने के लिए उनकी जरूरत एक जैसी है, इसलिए उनमें समान प्रकार के अनुकूलन पैदा होंगे और वो कार्य भी समान प्रकार से करेंगे, एक समान कार्य करेंगे। इसीलिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि यहां पे ये और एक्स और वाई जीव है, ये एक्स और वाई जीव कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, जो अलग अलग जगह से आके एक ही बिंदु पे साथ रहते हैं, मिलते हैं। तो कैसा किया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभी सारी विकास दर्शाते हैं, लेकिन इनके पूर्वज एक समान नहीं है।
नहीं है। किस प्रकार के अंगों की उपस्थिति को दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं समवर्ती या समरूप अंगों की उपस्थिति को। मेरी बात क्लियर है? समझ में आ गया आपके पास कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या था? चलो मैं आगे, नेक्स्ट। अब सवाल है सर, समवर्ती अंगों के, समरूप अंगों के क्या कोई उदाहरण है? बिल्कुल है, बताइए कौन से। देखें बच्चे, यहां पे अगर हम इन समवर्ती अंगों के उदाहरण ले तो सबसे पहला उदाहरण है अपने पास तितली तथा पक्षी के पंख। तितली तथा पक्षी के पंख। आपको पता है बेटा, ये तितली जो है, ये तितली एक कीट है। क्या है? एक कीट। और आपको पता है कि कीटों के पंख जो होते हैं वो किससे बनते हैं? क्यूटिकल से या काइटिन से। तो हमने बोला कि इसके जो पंख हैं वो कैसे हैं? इसके पंख हैं काइटिन युक्त पंख। इनके पंख क्या है? काइटिन युक्त पंख। जबकि अपने पास ये जो पक्षी हैं, ये जो पक्षी हैं, इस पक्षी के जो पंख है, वो पक्षी के पंख क्या है? पक्षी के पंख अग्रपाद के रूपांतरण है। क्या है अपने पास? पक्षी के पंख जो है वो अपने पास है अग्रपाद के रूपांतरण। अग्रपाद के रूपांतरण। तो बताइए, क्या की तितली मतलब कीटों के पंख तथा पक्षी के पंख की उत्पत्ति एक समान है? नहीं, दोनों की उत्पत्ति क्या है? अलग अलग। आंतरिक संरचना क्या है? अलग अलग। लेकिन चाहे पक्षी का पंख हो, चाहे कीटों का पंख हो, दोनों किस में सहायता करते हैं? उड़ने में सहायक। किसने में सहायक? दोनों के दोनों पंख जो होते हैं वो उड़ने में सहायक है। कहने का मतलब यह हुआ कि कार्य दोनों का क्या है? एक समान। तो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा आंतरिक संरचना अलग अलग लेकिन कार्य एक समान, ऐसे अंगों को ही तो बोलते हैं समवर्ती अंग। और किस प्रकार का इवोल्यूशन दर्शाते हैं? समवर्ती अंगों का पाया जाना किस प्रकार के इवोल्यूशन का परिणाम है? वो मेरे पास है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या अभिसारी इवोल्यूशन का प्रमाण है, परिणाम है। चलूं मैं आगे, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बेटा यहां पे अगला उदाहरण है ऑक्टोपस तथा स्तनधारियों की आंखें। बच्चे आपको पता है कि ऑक्टोपस जो है, ये ऑक्टोपस एक मोलस्का का सदस्य है और मोलस्का में भी सीफेलोपोडा का, जिसको बोलते हैं अपन डेविल फिश। और ये ऑक्टोपस जो होता है, ये ऑक्टोपस जो होता है, इस ऑक्टोपस की आंखें स्तनधारियों की आंखों के समान है। समान का मतलब दोनों का कार्य समान है, देखने का ही काम है। लेकिन आंतरिक संरचना वो क्या है बेटा? भिन्न। दोनों की आंखों की आंतरिक संरचना क्या है? भिन्न। लेकिन कार्य, वो कार्य क्या है? कार्य एक समान है, दैट इज देखना। तो कहने का मतलब ऑक्टोपस तथा स्तनधारियों के आंखों की आंतरिक संरचना क्या है? भिन्न। रेटिना की आंतरिक संरचना जो परतों का सीक्वेंस है वो क्या है? अलग अलग। लेकिन दोनों की ही आंखों का काम एक समान है, देखना। तो कैसे अंग हुए? समवर्ती अंग। और समवर्ती अंग किस प्रकार के उद्विकास का परिणाम है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। चलो भैया हम आगे, नेक्स्ट अपने पास अगला उदाहरण है एनसीईआरटी का ही, पेंगुइन। आपको पता है पेंगुइन एक पक्षी है जो कि बर्फीले क्षेत्र में या जल में पाया जाता है। एंड डॉल्फिन जो है, वो डॉल्फिन अपने पास क्या है? आपको पता है कि डॉल्फिन एक स्तनधारी है जो कि जल में रहता है। के पक्ष उनके फ्लीपर। बच्चे पेंगुइन तथा डॉल्फिन दोनों के जो फ्लीपर होते हैं, इन फ्लीपर की आंतरिक संरचना क्या होती है? इन दोनों की आंतरिक संरचना जो होती है, वो आंतरिक संरचना होती है भिन्न। इन दोनों की आंतरिक संरचना तो होती है भिन्न, लेकिन कार्य एक समान। पेंगुइन के फ्लीपर भी तैरने में सहायता करते हैं और डॉल्फिन के फ्लीपर भी तैरने में सहायता करते हैं। मैंने कहा कार्य
दोनों का कार्य एक समान है। क्या काम है? दोनों का ही काम है तैरना। चलें तो आंतरिक संरचना अलग अलग, कार्य एक समान। कैसे अंग हुए? समवर्ती अंग हुए। और समवर्ती अंगों का पाया जाना कैसे उद्दीप विकास को दर्शाता है? वो दर्शाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। चले भैया नेक्स्ट, यहां पे शकरकंदी। शकरकंदी को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पोटैटो। बेटा ये स्वीट पोटैटो जो है, ये स्वीट पोटैटो किसका रूपांतरण है? मूल, दैट इज रूट, जड़ का रूपांतरण है। जबकि आलू जिसको बोलते हैं पोटैटो, वो किसका रूपांतरण है? वो तने का रूपांतरण है। मतलब एक जड़ है और एक तना, तो दोनों की उत्पत्ति क्या हो गई? अलग अलग। लेकिन शकरकंद है, इसका कार्य क्या है? भोजन का संग्रहण। इसका कार्य जो हुआ वो कार्य क्या हुआ? इसका कार्य हुआ भोजन संग्रहण। तथा आलू जो है, जो पोटैटो है, इस पोटैटो का भी कार्य क्या हुआ? इसका भी कार्य हुआ भोजन संग्रहण। इसका भी कार्य क्या हुआ? भोजन संग्रहण। मतलब दोनों की उत्पत्ति अलग अलग, एक जड़ है तो दूसरा तना, लेकिन कार्य दोनों के एक समान। दोनों का कार्य समान है। क्या काम करती है? भोजन को संग्रहित करती है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। मेरी बात क्लियर है? तो उत्पत्ति अलग अलग, कार्य एक समान। इसीलिए हमने कहा कैसे अंग हुए? समवर्ती अंग हुए जो कन्वर्जेंट, दैट इज अभिसारी उद्दीप विकास दर्शाएंगे। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है? चलो मैं आगे, अपन आगे मूव करते हैं अगले प्रमाण पे। बच्चे अगले प्रमाण जो है वो प्रमाण है अपना एम्ब्रियोलॉजी से, भ्रूणों से। कार्बनिक विकास का तीसरा प्रमाण अपन बात कर रहे हैं। तीसरा प्रमाण है भ्रूणों से। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन में डिस्कस करते हुए चलता हूं भ्रूणों से। बच्चे आपको मैं बता दूं कि भ्रूणों के प्रमाण में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, वो अपने पास अर्नेस्ट हैक्कल का एक लॉ था जिसको अपन बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ और बायोजेनेटिक थ्योरी। हैक्कल का बायोजेनेटिक लॉ, बायोजेनेटिक थ्योरी को समझाने के लिए उसने एक टैगलाइन दी। वो टैगलाइन है ही, क्या कहती है टैगलाइन? टैगलाइन कहती है कि व्यक्ति वर्तीयता जाति वर्तीयता की पुनरावृत्ति करती है। व्यक्ति वर्तीयता जाति वर्तीयता की पुनरावृत्ति करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव अपने परिवर्तन के दौरान अपनी जाति की विकासीय इतिहास को दर्शाने का काम कर रहा है। मैंने बोला कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव अपने परिवर्तन के दौरान अपने जाति के विकासीय इतिहास को दर्शाने का काम कर रहा है। इसी को क्या कह दिया उसने? इसी को कह दिया व्यक्ति वर्तीयता जाति वर्तीयता की पुनरावृत्ति करती है। हाँ कि ना? अगर इस बात को मैं सरल भाषा में बोलूं तो सरल भाषा में क्या कह दिया? सरल भाषा में इन्होंने ये कह दिया कि जीव अपने भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अपने पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं के लक्षण को प्रदर्शित करता है। बहुत ध्यान से सुनना लाइन का मतलब। मैंने एक वर्ड अंडरलाइन किया है कि कोई भी जीव अपने भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अपने पूर्वजों की वयस्क अवस्था के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। हाँ कि ना? जब कोई भी जीव भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अपने पूर्वजों की वयस्क अवस्था के लक्षणों को दर्शाएगा तो बोला ये इस बात का प्रमाण है। किस बात का प्रमाण है? कि सभी जीवों के पूर्वज एक समान हैं। सभी जीवों के पूर्वज एक समान है, मतलब सभी जीव डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दर्शाते हैं। ये बात किसने कह दी? ये अर्नेस्ट हैक्कल साहब ने कह दी कि कोई भी जीव भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अपने पूर्वजों के वयस्क अवस्था के लक्षण को प्रदर्शित करेगा, दर्शाएगा। ये बात कह दी हैक्कल साहब ने और इसका रिजल्ट बताया कि इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी जीवों के पूर्वज एक समान है, मतलब सभी जीव डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अपसारी उद्विकास दर्शाते हैं।
हमने कहा कि यार इस बात के लिए क्या तेरे पास कोई उदाहरण है? बोल बिल्कुल उदाहरण है मेरे पास। है तो बता। बोलो सबसे पहला उदाहरण क्या दिया? भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान स्तनधारियों में हृदय का विकास। स्तनधारियों में हृदय का विकास कैसे बोला? बोलो देखिए, बोला भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जब हृदय बनता है तो सबसे पहले ट्यूबुलर हृदय बनता है, नलिकाकार हृदय बनता है। कैसा बनता है? ट्यूबुलर हृदय बनता है, नलिकाकार हृदय बनता है। फिर 2 चैम्बर वाला हृदय, सबसे पहला नलिकाकार हृदय, फिर 2 कक्षीय, फिर 3 कक्षीय, फिर 3.5 कक्षीय और फिर 4 कक्षीय, फिर 4 कक्षीय। हाँ कि ना? तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सबसे पहले नलिकाकार हृदय बना। ये जो अपने पास लोअर कॉर्डेट्स है, या मैं कहूं जो अपने पास इनवर्टिब्रेट्स है, उन इनवर्टिब्रेट्स में जो हृदय बना वो कैसा होता है? नलिकाकार। उसके बाद साइक्लोस्टोमेटा में देख लो, चाहे मछलियों में देख लो, हृदय में कितने कक्ष? 2 कक्ष, एक आलिंद तथा एक निलय। उसके बाद उभयचरों के हृदय में कितने कक्ष? 3 कक्ष, 2 आलिंद और एक निलय। उसके बाद रेप्टाइल सरीसृपों के हृदय में मान के चल रहा है 3.5 कक्ष, मतलब 2 आलिंद तथा निलय में जो पट होता है वो आधा विभाजित होता है। एंड उसके बाद 4 कक्षीय हृदय किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है पक्षियों तथा स्तनधारियों में। तो बोला कि जब चाहे मनुष्य का जब भ्रूणीय परिवर्तन होगा तो मनुष्य में भी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान सबसे पहले नलिकाकार हृदय बनेगा, फिर उससे विकसित होकर 2 कक्षीय हृदय बनेगा, फिर उससे विकसित होकर 3 कक्षीय हृदय बनेगा, फिर उससे विकसित होकर 3.5 कक्षीय हृदय बनेगा और फिर बनेगा 4 कक्षीय हृदय, जो कि वयस्क अवस्था में स्तनधारियों में पाए जाते हैं। हाँ कि ना? तो क्या कह रहा है कि मनुष्य के भ्रूण ने भी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अपने पूर्वजों के वयस्क अवस्था के लक्षण को दर्शाया। जैसा मछलियों में पाया जाता था 2 कक्षीय हृदय, जैसा उभयचरों में पाया जाता था 3 कक्षीय हृदय, जैसा सरीसृपों में पाया जाता था 3.5 और 3.5 कक्ष वाला हृदय, ये सारे के सारे लक्षण दर्शाए। चले भैया, हमने कहा बहुत सही बात है। इसके अलावा और कोई उदाहरण? बोला हाँ और उदाहरण भी है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का ही उदाहरण है। इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान हमारे सिर के पीछे लगभग इस जगह पर, इस वाले भाग को ही बोलते हैं ग्रसनी भाग। बोलो सिर के पीछे यहां पे ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती है। और ये ग्रसनीय क्लोम दरारें हमें होती है अवशेषी। कैसी होती है? अवशेषी, है ना? ये ग्रसनीय क्लोम दरारें जो होती है ये होती है हमें अवशेषी। लेकिन बात करके चले तो ये ग्रसनीय क्लोम दरारें जो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान हम मनुष्य में अवशेषी होती है, ये ग्रसनीय क्लोम दरारें मछलियों में तो वयस्क अवस्था में होती है, क्रियात्मक। इनके द्वारा मछलियां क्या करती है? श्वसन करती है। जबकि मछलियों के अलावा बाकी के जो दूसरे वयस्क हैं, मतलब हम बात करके चले एम्फीबिया के बारे में, हम बात करें रेप्टाइल्स के बारे में, हम बात करें पक्षियों के बारे में, हम बात करें स्तनधारियों के बारे में, तो उनमें किसी में भी ये क्लोम दरारें जो है ये क्रियाशील नहीं होती। तो यही बात इन्होंने कही। क्या कही? कि सिर के पीछे अवशेषी क्लोम दरारों का विकास होता है भ्रूणिकी के परिणाम में, परंतु ये केवल मछलियों में क्रियात्मक होते हैं, जबकि दूसरे वयस्कों में नहीं पाए जाते। यस कि नो? मतलब ये कह रहा है कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जो अवशेषी क्लोम दरारें हैं, वो क्लोम दरारें वयस्क अवस्था में मछलियों में तो क्रियाशील होती है, लेकिन दूसरे वयस्कों में नहीं होती। तो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान क्लोम दरारों का पाया जाना मछलियों के समान लक्षण है, जो कि हमने दर्शाया। तो इसका मतलब बोलो इन चीजों के आधार पर मैं बोल सकता हूं कि जीव अपने भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान
अपने पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं के लक्षण को प्रदर्शित करता है। यह बात कह दी किसने? हैकल साहब ने कह दी। किसमें? अपनी बायोजेनेटिक थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ में। चले, लेकिन हैकल साहब ने अपनी बात खत्म करने के बाद एक और वैज्ञानिक आया, जिस वैज्ञानिक का नाम था वॉन बेयर। क्या नाम था? वॉन बेयर। वॉन बेयर साहब जो है, इस वॉन बेयर साहब को हम बोलते हैं फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। इसी को क्या कहते हैं अपन? इसी को बच्चे अपन बोलते हैं फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, मतलब भ्रूणिकी का जनक, भ्रूणिकी का जनक। इन्होंने कहा कि भाई हैकल, हम तेरी बात से संतुष्ट नहीं है। बोला क्यों संतुष्ट नहीं हो? बोला तूने थोड़ी सी गलती कर दी, तुझे अपना स्टेटमेंट अलग तरह से देना चाहिए था। बोला क्या देना चाहिए था? बोला तुझे कहना चाहिए था। क्या कहना चाहिए था? सुनना ही ने क्या कहा कि जीव अपने भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अपनी पूर्वज अवस्थाओं के लक्षण प्रदर्शित करता है। किसके बेटा? पूर्वज अवस्थाओं के लक्षण प्रदर्शित करता है। यार अगर इसको और इसको देखूं तो यहां पे डिफरेंस क्या आया? इसने क्या कहा था? इसने कहा था पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं के लक्षण को, और उसने क्या बोल दिया? उसने बोला पूर्वज अवस्थाओं के लक्षण को। मतलब ये कि वॉन बेयर साहब ने कहा कि हैकल, तुझे अपनी परिभाषा में वयस्क वर्ड को शामिल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वयस्क वर्ड को शामिल करते ही तेरी बात क्या हो गई? गलत। तेरी बात क्या हो गई? गलत। तुझे केवल इतना कहना चाहिए था कि जीव भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अपने पूर्वजों की अवस्थाओं को या पूर्वजों के लक्षण को प्रदर्शित करता है। यह बात सही होती, लेकिन वयस्क वर्ड बोल के तूने सारा रायता फैला दिया, पूरी बात गलत कर दी। बोला अच्छा? बोला हाँ। बोला तूने ये बात कही, अब ये अपने पूर्वजों के लक्षण को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? मैंने तो ये बताया था कि वो अपने पूर्वजों के वयस्क अवस्था के लक्षण को दर्शाता है, जिसके आधार पर मैंने ये कहा था कि ये क्यों दर्शाया? क्यों? इसलिए दर्शाया क्योंकि सारे के सारे जीव एक समान पूर्वावस्था दर्शाते हैं। मैंने तो ये बात प्रूव की थी। तू ये कह के क्या दिखाना चाहता है? तेरे हिसाब से उन्होंने इन लक्षणों को, पूर्वजों के लक्षणों को क्यों प्रकट किया? बोला यार सीधी सी बात है, कोई भी जीव अपनी भ्रूणीय अवस्था में जब गुजरता है तो सबसे पहले उसमें सामान्य लक्षण पैदा होते हैं। जैसे मनुष्य के भ्रूण का विकास होगा तो भ्रूणीय विकास के अंदर सबसे पहले उसमें कोर्डेटा के लक्षण होंगे। कोर्डेटा के 3 लक्षण, नोटोकोड का पाया जाना, ग्रसनी क्लोम दरारों का पाया जाना, तंत्रिका रज्जु का पाया जाना, ये लक्षण प्रकट होंगे। उसके बाद उसमें मनुष्य जैसे लक्षण प्रकट होंगे, जो कि मनुष्य के विशिष्ट लक्षण है, केवल मनुष्य में पाए जाते हैं। हाँ कि ना? तो कहने का मतलब इसने क्या कहा कि पूर्वज अवस्थाओं को किस लिए प्रदर्शित करता है? बोले वो इसलिए करता है कि भ्रूणीय अवस्था में पहले सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं और उसके बाद विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं। और उसके बाद कैसे लक्षण प्रकट होते हैं? विशिष्ट। किसी भी जीव में पहले जो लक्षण प्रकट होंगे वो होंगे सामान्य लक्षण, और बाद में जो लक्षण प्रकट होंगे वो कौन से लक्षण प्रकट होंगे? वो विशिष्ट लक्षण प्रकट होंगे। इसीलिए जीव अपने भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अपनी पूर्वज अवस्थाओं के लक्षण को दर्शाता है। तो इसने ये कहा कि यार तू एक बात बता, जब तू मेरे नियम को, मेरी थ्योरी को, बायोजेनेटिक लॉ को गलत प्रूव कर रहा है तो एक सॉलिड एविडेंस तो दे कि मैंने गलत बात क्या कही। बोला तूने जो गलत बात कह दी वो सबसे गलत तो तूने अपना एग्जांपल ही कह दिया। क्या? बोला तूने ये कहा कि हम में भ्रूणीय अवस्था में अवशेषी क्लोम दरारें पाई जाती है, जो मछलियों में वयस्क अवस्था में क्रियात्मक होती है, जबकि दूसरे वयस्कों में नहीं पाई जाती। यही तेरी बात गलत है। क्यों? बोला मनुष्य में भ्रूणीय अवस्था में क्लोम दरारें बनती है। क्लोम दरारों का बनना कोर्डेटा का फंडामेंटल लक्षण है, वो मछलियों से समानता नहीं दर्शा रहा। अगर मछलियों से समानता दर्शाता तो भ्रूणीय अवस्था में मनुष्य भी क्लोम के द्वारा, गिल्स के द्वारा श्वसन करता, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में मनुष्य का भ्रूण कभी भी क्लोम से, गिल्स से श्वसन नहीं करता, जबकि मछलियां अपनी वयस्क अवस्था में गिल्स से, क्लोम से श्वसन करती है। तो कहने का मतलब मैं तेरी बात को सही नहीं मान सकता कि भ्रूण ने वयस्क के लक्षण दर्शाए। वयस्क का लक्षण दर्शाता तो भ्रूणीय अवस्था में मनुष्य में क्लोम दरारों से या गिल्स से श्वसन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा
नहीं हुआ, इसलिए तेरी बात क्या है, गलत। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, इसी के आधार पर एनसीईआरटी ने बोला कि वॉन बेयर ने हैकल लॉ को अमान्य कर दिया और बताया कि क्या बताया कि भ्रूण कभी भी अपने पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं को नहीं दर्शाता। ध्यान रखना, सारा पॉइंट कहां पे था, वयस्क अवस्था पे। ये जो सवाल था ये नीट 2020 का सवाल था। उसने पूछा था बताओ हैकल के भ्रूणों की सिद्धांत को किसने अमान्य घोषित कर दिया, किसने खारिज कर दिया। तो ध्यान रखना उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, वॉन बेयर, जिसको फादर ऑफ भ्रूणिकी या मैं कहूं फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, उसने इसको अमान्य घोषित कर दिया। चले भैया अपन आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत, चलूं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला सिद्धांत अपन बात करते हैं, देखिएगा यह है जैव भौगोलिकता के प्रमाण। जैव भौगोलिकता के प्रमाण, बायोजियोग्राफी के प्रमाण के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आया, सर ये जैव भौगोलिकता, जैव भौगोलिकी, बायोजियोग्राफी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो होती क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि धरती जो है, धरती में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है। कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पानी भरा हुआ है, कहीं पे मैदान पड़े हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। तो धरती पे अलग अलग तरह की वातावरणीय परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं। जब धरती पे अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं तो उन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उसमें अलग अलग तरह के जीव जंतु रहेंगे, हाँ कि ना। तो जब भी पूछे कि जैव भौगोलिकता, बायोजियोग्राफी क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के जीवों का वितरण या विभिन्न प्रकार के पादपों तथा जंतुओं का वितरण का अध्ययन जो होता है उसी को बोलते हैं बायोजियोग्राफी। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, देखिएगा। जंतुओं और पादपों का पृथ्वी के विभिन्न भागों में भौगोलिक वितरण का अध्ययन, उसी को बोलते हैं जैव भौगोलिकी। उसी को क्या बोलते हैं, जैव भौगोलिकी। कि धरती की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, उन अलग अलग प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में अलग अलग तरह के पादप तथा जंतु पाए जाते हैं, उनका ही अध्ययन क्या कहलाता है, उसी को बोलते हैं जैव भौगोलिकी, दैट इज बायोजियोग्राफी। अब वैज्ञानिकों का मानना है, वैज्ञानिकों का क्या मानना था, वैज्ञानिकों का मानना है कि अपने पास एक वैज्ञानिक आया, नाम था अल्फ्रेड रसेल वालेस। अल्फ्रेड रसेल वालेस, उसने क्या बताया कि पूरी दुनिया है, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड पहले एक एक ठोस पिंड के रूप में था, सॉलिड लैंड मास था, एक धरती का एक ही सॉलिड पिंड था, मतलब अलग अलग महाद्वीप उपस्थित नहीं थे। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास था, ये अपने वर्ल्ड क्या था, वर्ल्ड अपने पास था सिंगल लैंडमास, पूरा का पूरा वर्ल्ड एक सिंगल लैंडमास था। और ये जो सिंगल लैंडमास था, इस सिंगल लैंडमास को ही हमने कह दिया पेंजिया। क्या बोल दिया, पेंजिया। तो जब भी बोले बताओ पेंजिया क्या था, तो पेंजिया क्या था, पेंजिया ये था कि पूरी दुनिया एक सिंगल लैंड मास थी, केवल एक ही धरती का एक ठोस पिंड था, उसमें अलग अलग महाद्वीप नहीं थे। तो फिर वो सिंगल जो मास पिंड था जिसको बोलते पेंजिया, उस पेंजिया से ही विभिन्न परिमंडलों का निर्माण हुआ। तो अल्फ्रेड रसेल वालेस ने बताया कि जो सिंगल लैंड मास था जिसको पेंजिया कहते थे, उस पेंजिया से टोटल अपने पास 6 रिलिम्स का निर्माण हुआ। कितने का, 6 रिलिम्स का निर्माण हुआ। अब सवाल यह था कि वो 6 रिलिम्स जो बने, वो 6 रिलिम्स कौन कौन से थे, कौन कौन से थे। देखिए सबसे पहला रिलिम्स जो बना उसको अपन बोलते हैं बेटा नीआर्कटिक। नीआर्कटिक का मतलब होता है बेटा नॉर्थ अमेरिका।
नी आर्कटिक कौन से को बोलते हैं? नॉर्थ अमेरिका को। दूसरा रिलिम जो है उसको अपन बोलते हैं नियोट्रॉपिकल। नियोट्रॉपिकल जो बोलते हैं वो बोलते हैं बेटा साउथ अमेरिका को। दूसरा रिलिम जो था उसको बोलते हैं नियोट्रॉपिकल, और नियोट्रॉपिकल वाले को ही वर्तमान में क्या बोलते हैं? साउथ अमेरिका। तीसरा जो मेरे पास है वो अपने पास है ओरिएंटल। ओरिएंटल जो बोलते हैं बेटा वो अपन बोलते हैं एशिया को। ओरिएंटल जो रिलिम था उससे किसका निर्माण हुआ? उससे निर्माण हुआ एशिया का। उसके बाद अपने पास है, वो मेरे पास है पैलियार्कटिक। ये पैलियार्कटिक जो है, इस पैलियार्कटिक को ही हम बोलते हैं बेटा यूरोप। पैलियार्कटिक को क्या बोलते हैं? यूरोप। उसके बाद मेरे पास है इथियोपिया। ये इथियोपिया जो बोलते हैं ये बोलते हैं वर्तमान में अफ्रीका। इसको बोलते हैं अपन अफ्रीका। इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं अफ्रीका। और अपने पास सबसे लास्ट में जो मेरे पास है वो अपने पास है ऑस्ट्रेलियन, जिसको अपन कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, जिसको अपन बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो कहने का मतलब वर्ल्ड जो था वो इस सिंगल लैंड मास की फॉर्म में था, और उसको अपन बोलते थे पेंजिया। अल्फ्रेड रसेल वालेस ने इस पेंजिया को कितने रिलम्स में डिवाइड किया? 6 रिलम्स में डिवाइड किया। नी आर्कटिक जिसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, नियोट्रॉपिकल जिसको बोलते हैं साउथ अमेरिका, ओरिएंटल जिसको बोलते हैं एशिया, पैलियार्कटिक जिसको बोलते हैं यूरोप, इथियोपिया जिसको बोलते हैं अफ्रीका, एंड ऑस्ट्रेलियन जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जिसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। चले भैया अपन आगे। ये टोटल मिला के अपने पास कितने रिलिम्स थे? ये अपने पास टोटल मिला के 6 रिलिम्स थे। अब बात ये थी अपने पास ये जो पॉइंट है ये एनसीईआरटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में मैं बात करूंगा, वो करूंगा अगले लेक्चर से। आप इन 6 रिलिम्स के नाम याद कर लेना, यहां तक का पोर्शन याद कर लेना। इसके आगे की बात इसी स्लाइड से जैव भौगोलिकता के प्रमाण से ही मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो आगे की बात जानने के लिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।